नमस्कार, अब दुनिया की फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज के खास खबरों पर। पश्चिम एशिया में अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध ने अब खाड़ी देशों को भी अपनी चपेट में ले लिया है। ईरान की जवाबी कार्रवाई में यूएई, कुवैत, बहरीन जैसे देशों पर मिसाइल हमले होने की खबरों के बीच न्यूक्लियर एक्सक्लेशन की आशंका बढ़ गई है। खाड़ी देशों में रहने वाले प्रवासी मजदूरों और अन्य नागरिकों में दहशत का माहौल। हजारों लोग घर वापसी के लिए एयरपोर्ट पर उमड़ पड़े हैं। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने देश में गहराते एलपीजी संकट को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला है। केजरीवाल ने आरोप लगाया पीएम मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के दबाव में काम कर रहे हैं और उनकी गलत विदेश नीति के कारण भारत ऊर्जा संकट और भारी बेरोजगारी के कगार पर आज खड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल के कोच्चि में कहा, आज का भारत अपने नागरिकों को कहीं भी बेसहारा नहीं छोड़ता। हम पश्चिम एशिया में फंसे भारतीयों को हर संभव सहायता पहुंचाने के लिए तत्पर हैं। भारत में रसोई गैस की किल्लत को लेकर प्रधानमंत्री पर चौतरफा हमला, कांग्रेस का आरोप, मोदी ने अमेरिका और ट्रंप के आगे घुटने टेके, विदेश नीति पूरी तरह से फेल। शिवसेना यूपीटी नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, जब दाम कम थे तो तेल कंपनियों को मुनाफा मिलता रहा, लेकिन जैसे ही दाम बढ़े तो सिलेंडर के दाम भी बढ़ा दिए गए। आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर अनुरोध किया। कहा, आबकारी नीति मामले में सुनवाई कर रहे न्यायाधीश से मामला किसी और न्यायाधीश को सौंपा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की पहली बार स्वीकृति देते हुए 32 वर्षीय उस व्यक्ति की कृत्रिम जीवन रक्षक प्रणाली हटाने की बुधवार को अनुमति दे दी। व्यक्ति 12 साल से अधिक समय से कोमा में है। निष्क्रिय इच्छा मृत्यु का अर्थ है कि मरीज को जीवित रखने वाले चिकित्सा सहायता को रोकने या जीवन रक्षक प्रणाली को हटाने की अनुमति देना है। एलपीजी आपूर्ति में कमी को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, संकट से निपटने के लिए केंद्र सरकार की उचित नीति का अभाव कालाबाजारी करने वालों को अप्रत्यक्ष रूप से फायदा पहुंचा रहा है। कहा, केंद्र सरकार एसआईआर के नाम पर मतदाताओं के नाम हटा सकती है, लेकिन देश के गैस और तेल भंडार का प्रबंधन नहीं कर सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस के युवराज को केरल समेत भारत के युवाओं के बारे में कोई समझ नहीं है। कहा, केरल को एआई और भविष्य की प्रौद्योगिकी का केंद्र बनाने के लिए काम करेंगे। नक्सलवाद के खिलाफ सरकार की लड़ाई में बुधवार को छत्तीसगढ़ में बड़ी सफलता मिली, जब 108 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। अधिकारियों ने बताया, इन सभी नक्सलियों पर कुल मिलाकर 3.95 करोड़ रुपए का इनाम घोषित था। कांग्रेस ने भारत को रूस से तेल की खरीदने की अस्थायी रूप से अनुमति दिए जाने संबंधी अमेरिका के ताजा बयान को लेकर कटाक्ष करते हुए कहा, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए आत्मसमर्पण का प्रमाण पत्र है। स्पीकर के खिलाफ विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, विपक्ष ने स्पीकर पर सवाल उठाया। सदन चलाने के नियम होते हैं, नियम नेहरू के समय से चले आ रहे हैं। स्पीकर पर अविश्वास से देश की बदनामी होती है। यूएई से गुजरात के कंडाला पोर्ट आ रहे थाई जहाज पर हॉर्मुज स्ट्रेट में हमला। रॉयल थाई नेवी ने कहा, यूनाइटेड अरब अमीरात से निकलने के कुछ ही समय बाद हॉर्मुज के पास एक थाई झंडे वाला कार्गो जहाज पर 2 मिसाइलों से हमला हुआ। 20 क्रू मेंबर्स को बचा लिया गया है। सीबीआई ने 20,000 करोड़ के गैन बिटकॉइन मुद्रा घोटाले के मुख्य आरोपी में शामिल एवं डार्विन लैब्स के सह संस्थापक आयुष वार्ष्णेय को मुंबई हवाई अड्डे से गिरफ्तार किया। अधिकारियों ने बताया, सीबीआई ने वार्ष्णेय के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर नोटिस जारी किया था। अमेरिका में व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने कहा, अमेरिका ने ईरान के साथ जारी संघर्ष के बीच ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भारत को समुद्र में पोत पर पहले से मौजूद रूसी तेल स्वीकार करने की अनुमति अस्थायी रूप से दे दी है। इस अल्पकालिक कदम से रूस को कोई बड़ा वित्तीय लाभ नहीं होगा। नेपाल में प्रधानमंत्री पद के प्रमुख दावेदार और आरएसपी नेता बालेन शाह ने नेपाल भारत के ऐतिहासिक संबंधों को मजबूत और उन्हें अधिक परिणामोन्मुखी बनाने का प्रयास किया जाएगा। श्रीलंका की एक अदालत ने बुधवार को एक आदेश दिया कि श्रीलंका के तट के पास एक ईरानी जहाज पर अमेरिका की ओर से किए गए हमले में मारे गए 84 ईरानी नाविकों के शव ईरान के दूतावास को सौंप दिए जाए। फिलहाल शवों को गाली के राष्ट्रीय अस्पताल में 2 फ्रीजर कंटेनर में रखा गया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ईरान के अपने समकक्ष मसूद पेजेश्कियान से फोन पर बातचीत की। पुतिन ने पश्चिम एशिया में तनाव को जल्द से जल्द कम करने का आह्वान भी किया। मंगलवार को 600 से ज्यादा अंकों की बढ़त के बाद बुधवार को शेयर बाजार में बड़ी गिरावट। बीएसई सेंसेक्स 1342 अंक का गोता लगाकर 76,864 अंक पर हुआ बंद। एनएसई निफ्टी भी 395 अंक लुढ़क कर 23,867 अंक पर हुआ बंद। डॉलर के मुकाबले रुपए में 19 पैसे की गिरावट। शादी के 4 साल बाद पति सोहेल कथूरिया से अलग हुई हंसिका मोटवानी। आपसी सहमति से कपल ने लिया तलाक। हंसिका ने एलिमनी लेने से भी किया इनकार। दिसंबर 2022 में हंसिका ने अपने बेस्ट फ्रेंड के एक्स हस्बैंड संग रचाई थी शादी।
जुनैद खान और साई पल्लवी की फिल्म एक दिन का ट्रेलर हुआ रिलीज। फिल्म से बॉलीवुड डेब्यू कर रही हैं साई पल्लवी। ट्रेलर में दिखी इमोशनल लव स्टोरी की झलक। 2016 में आई मशहूर थाई फिल्म वनडे का आधिकारिक रिमेक है एक दिन। 1 मई को रिलीज होगी यह फिल्म। ये थी आज की फटाफट बुलेटिन। ऐसे ही ताजा अपडेट्स के लिए बने हमारे साथ, यानी कि विजिट करें वेब दुनिया पर।